मैं रामकिशोर आज आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ कनाडा में शाम 5 बजे से ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। मैं सोचने लगा कि साल का आखिरी दिन है। दोपहर के 3 बजे से ही लोग ऑफिसों से अपने घर चले गए होंगे, क्योंकि आज की शाम 7 बजे से ही घर घर में नए साल की पार्टियां होंगी। रेस्टोरेंट और होटलों में तो नए साल के स्वागत में खूब पार्टियां होती ही हैं। मेरा बेटा विकास भी ऑफिस से 4 बजे ही घर आ गया था। वो यहाँ कनाडा की किसी बैंक में काम करता है। वो अपनी नौकरी के बारे में मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि नौकरी उसकी अच्छी ही होगी, क्योंकि वो खूब सूट बूट पहनकर काम पर जाता है और उसने कार भी बड़ी शानदार खरीदी हुई है। घर भी काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। कनाडा में विकास का 3 मंजिला घर है। ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे हैं। एक कमरा 8 साल की तान्या का है और दूसरा 3 साल की शुभम का। शुभम घर पर ही रहता है। उसने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है। शुभम के जन्म पर ही विकास ने जिद करके हमें ये कहकर भारत से बुला लिया था कि बच्चों को पालने में उन्हें परेशानी होती है। तान्या के होने पर हमारी बहू रीना को काम से कुछ महीने की छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों को काफ़ी परेशानी होने लगी। वे तान्या को सुबह क्रैच में छोड़ जाते और शाम को लौटते वक्त ले आते थे, पर क्रैच चलाने वाली उस औरत को वे हर महीने तकरीबन उतने ही पैसे दे देते थे जितनी रीना की तनख्वाह थी। फिर भी ये सोचकर सुकून था कि कम से कम रीना की नौकरी तो बरकरार है। नौकरी छोड़कर अगर रीना घर बैठकर तान्या की देखभाल करती तो बाद में उसे इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिल सकती थी। तान्या को क्रैच में छोड़ने पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तान्या आए दिन बीमार रहती थी। वहाँ इतने बच्चों के कारण उसे आए दिन खांसी, जुकाम और बुखार रहता था। उसकी बीमारी और कभी कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रीना को आए दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी। हालांकि कनाडा में नौकरी करने वाले लोग घर पर छोटे बच्चों की बीमारी की समस्या को खास अहमियत नहीं देते हैं। विकास हमारी इकलौती संतान है। उसके बाद घर में कोई संतान नहीं जन्मी। इसीलिए जब तान्या का जन्म हुआ तो हम दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पोती को देखने हम यहाँ आ गए और 4-5 महीने यहीं रहकर वापस भारत लौट गए थे। पर यहाँ आकर बाहर कहीं गए ही नहीं। इच्छा तो घूमने फिरने की बहुत होती थी, लेकिन छोटे बच्चों के साथ घूमना फिरना कहाँ आसान होता है। और शायद उस समय विकास भी अपने काम की तरफ से काफ़ी तनाव से गुजर रहा था। विकास तो शायद हम दोनों को घुमाने ले भी जाता, लेकिन रीना को हमें इधर उधर घुमाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो दिन, विकास के साथ रीना को देखने जब हम लोग पहली बार करोल बाग उसके माता पिता के घर गए थे। तब की रीना और आज की रीना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब वो बहुत सीधी सादी थी और अब जब हम दोनों उसके उस घर में आए थे जिसकी सही मायने में वही मालकिन थी, वो कितनी बदली बदली नजर आई। हमारा बेटा तो उसके हाथों की कठपुतली ही था। वक्त के साथ इंसान भी कितनी जल्दी बदल जाता है। विकास के घर की पहली मंजिल पर एक रसोई और एक ड्राइंग रूम है। काश इस मंजिल पर एक बेडरूम भी होता जिसमें हम रह सकते, क्योंकि इस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल होता है। अब 2 साल से हम विकास के घर के तहखाने में रहते हैं, जहाँ 2 कमरे और एक बाथरूम है। तान्या के होने पर जब पहली बार हम यहाँ आए थे तब तहखाने में न तो कमरे थे न ही बाथरूम। अब जब शुभम के होने पर हम यहाँ आए तो हम भारत से अपना सब कुछ समेट कर आए थे। उस समय विकास ने अपने घर के तहखाने में 2 कमरे और बाथरूम बनवा लिए थे। शायद विकास ने इन्हें हमारे लिए ही सोचकर बनवाया होगा। तान्या और शुभम के होने पर हमारे रहने का इंतज़ाम दूसरी मंजिल पर ही था, लेकिन जब से शुभम 6 महीने का हुआ है, रीना ने उसे अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। इसीलिए विकास ने हमारा सारा सामान घर के तहखाने में शिफ्ट कर दिया था। शुरू में तो हमें अपना कमरा ठीक नहीं लगा, क्योंकि तहखाने के हमारे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, जिससे वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था। दिन में भी ट्यूबलाइट जलानी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई।
तहखाने में बहुत ही सन्नाटा रहता है। लगता है जैसे हम सारी दुनिया से कट गए हैं। कनाडा में एक अजीब रिवाज है कि हर बच्चे का अपना अलग कमरा होना चाहिए। भारत में अगर ऐसा होता तो हमारा गुजारा तो बहुत मुश्किल होता। शक्ति नगर के 2 कमरे के घर में हमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। विकास की शादी हमने उसी घर से की थी। शादी के बाद विकास ज्यादातर हमारे साथ उसी किराए के घर में रहता था, लेकिन रीना ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। टीवी पर शाम के 7 बजे की खबरें आ रही थी, जिसमें शराब की दुकानों पर बहुत भीड़ दिखाई जा रही थी। नए साल पर लोग लाखों करोड़ों डॉलर शराब पर खर्च कर देते हैं। हम भारतीय विदेशियों की अच्छी आदतें तो चाहे नहीं सीखें, लेकिन उनकी गलत आदतें जरूर सीख लेते हैं। विकास और रीना खूब शराब पीते हैं, ये हमें अच्छी तरह मालूम है। हमारे सामने हमारा लिहाज करके तो नहीं पीते, लेकिन हमारी पीठ पीछे खूब पीते हैं। रात को जब पार्टियों से आते हैं तो हमें इस बात का एहसास तो ज़रूर हो जाता है कि दोनों ही नशे में झूम रहे होते हैं, और फिर अगले दिन दोपहर देर तक सोते हैं। कभी कभी तो दोपहर 2 बजे तक सोकर उठते हैं। शुरू शुरू में तो हम दोपहर का खाना खाने के लिए उनके सोकर उठने का इंतज़ार करते थे, पर अब हम उनके बिना ही खाना खा लेते हैं। इतनी देर तक सविता तो इंतज़ार कर भी ले, पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। फिर दोपहर को देर से खाने से मेरे पेट का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। सविता अपने बेटे बहू का इंतज़ार करती है कि कब वो उठे और कब वो उन्हें खाना खिलाए। हमारे देखते ही देखते हालात कितने बदल गए। जब मेरी और सविता की शादी हुई थी, सविता तब अम्मा और बाबूजी की सेवा में ही लगी रहती थी। वो अम्मा और बाबूजी को खाना खिलाकर ही खाना खाती थी, पर अब बेटे बहू के लिए सब्जी अलग से रखकर ही खाना खाती है और उनका इंतज़ार करती है कि कब वे दोपहर को सोकर उठकर आएंगे और कब वो उन्हें खाना खिलाएगी। सविता और मैं अक्सर सोचते कि हमने भारत छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा आने का फैसला सोच समझकर नहीं लिया। अच्छा रहता कि हम भारत में ही पड़े रहते। कम से कम शक्ति नगर में हमारा 2 कमरे का किराए का वो घर तो था। पर अब हमने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। हमारी आखिरी सांस बेटे के घर की छत के नीचे गुजरे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कम से कम मरने पर हमारी चिता को अग्नि देने हमारे पास हमारा बेटा तो होगा। दिल्ली में होते तो हमारे मरने पर विकास कैसे समय पर अपना फर्ज निभाता, क्योंकि कनाडा से दिल्ली पहुंचने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। 60 साल की उम्र में वैसे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पर आज सविता की तबीयत सवेरे से ही कुछ ढीली चल रही थी। मैंने उसे अस्पताल चलने को कहा तो वो नहीं मानी। ठीक हो जाऊंगी कल तक कहकर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और घर का कामकाज करती रही। 5 बजे रीना अपने ऑफिस से घर आ गई थी और अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। वो 7 बजे ऊपर आई और खाना खाकर तैयार होने चली गई। वे लोग सपरिवार नए साल की पार्टी में जा रहे थे, पर उसमें हम दोनों शामिल नहीं थे। वैसे भी पार्टियों में वो हमें कभी कभार ही ले जाते हैं। कनाडा में पार्टियां देर रात तक चलती हैं। विकास और रीना पार्टी से शायद ही कभी 3-4 बजे से पहले आए हों। हाँ, जब कभी कोई भारत से आए अपने माता पिता को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता है, तब विकास और रीना अपने साथ हमें भी ले जाते हैं। हमें पार्टी में ले जाने में शायद रीना को संकोच होता है, और अगर विकास को भी होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की नसों में बहता खून भी बदल जाता है। 9 बजे विकास, रीना और बच्चे तैयार हो गए। मैं और सविता कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। हम लोग जा रहे हैं मम्मी। जहां हम जा रहे हैं वहां का फ़ोन नंबर मैंने फ़ोन के पास लिखकर रख दिया है, ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, विकास बोला। और मम्मी पापा, नया साल आपको मुबारक हो, कहता हुआ वो जाने लगा। हम दोनों ने भी विकास और बच्चों को गले से लगाया। रीना कुछ खिसिया सी गई, पर वो कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, अब तो नए साल में ही मिलेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सविता बोली। क्या हुआ मम्मी, डॉक्टर को फ़ोन किया क्या? विकास ने पूछा। नहीं, ठीक हो जाऊंगी। तबीयत ज़्यादा खराब हो तो हमें फ़ोन कर देना पापा, विकास बोला। पर रीना के चेहरे का रंग ही बदल गया।
वो अलमारी में से सर्दी के कोट निकालकर लाई और तान्या और शुभम को बड़बड़ाती हुई पहनाने लगी। विकास, मम्मी की ये आदत मुझे बहुत खराब लगती है। जब भी हम पार्टी में जाते हैं मूड खराब करके रख देती हैं। अब आप पार्टी में एंजॉय कैसे करेंगे जबकि आपको मम्मी की बीमारी का ख्याल आता रहेगा। भारत में उन्होंने खुद तो कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की और अब हमें भी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। धीरे बोलो रीना, मम्मी पापा सुन लेंगे। विकास दबी जुबान से बोला। सुन लेंगे तो मेरी बला से, मैं कोई उनसे डरती हूँ? अब मैं भारत में रहने वाली बहू नहीं जो सास की गुलामी करती फिरूं। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। रीना की आवाज हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वे लोग घर से चले गए थे। जरूर ही रीना की बकझक कुछ देर तक तो विकास को सुननी पड़ी होगी। मालूम नहीं विकास को तब कैसा महसूस होता है जब रीना हमारे बारे में अनाप शनाप बातें करती है। चाहे हमारे सामने वो चुप रहता है, लेकिन उसे समझाने की कोशिश तो जरूर करता होगा। आखिर उसकी रगों में हमारा ही खून है। खून जरूर ही रंग लाता होगा, या फिर अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए वो खून के घूंट पीकर चुप रह जाता होगा। मैंने सोचा शायद बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही है। मैंने खिड़की के पर्दे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बर्फ जमने के कारण खिड़की के शीशे से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नव वर्ष की पूर्व संध्या होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी काफी होगा। रात को नशे की हालत में विकास सबके साथ कार ड्राइव करके आएगा, ये सोचकर ही मेरा मन कांप उठा। सविता को हल्की सी नींद आ गई थी। 10 बज गए थे। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सोने चलते हैं, मैंने सविता से कहा। नहीं, सोएंगे तो रात 12 बजे के बाद ही। पता नहीं अगले नए साल की पूर्व संध्या पर मैं आपके साथ होऊंगी भी कि नहीं, सविता बोली। शुभ शुभ बोलो सविता, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा अपना सही मायनों में है ही कौन? कहते हुए मेरे आंसू टपकने लगे, जो कि सविता से छिपे नहीं रहे। पर सविता ने मेरा मन रखने को ये भी नहीं कहा कि हमें किस चीज की कमी है। हमारे बेटे बहू तो हमारे पास हैं ही। लगभग रात 11 बजे अचानक सविता को घबराहट होने लगी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन किया, पर मौसम की खराबी के कारण एम्बुलेंस को आने में कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। यही सोचकर मैंने टेलीफोन के पास ही रखे एक कागज पर विकास के लिखे नंबर पर फोन किया, पर वहां घंटी बजती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद पार्टी के शोरगुल की वजह से किसी ने सुना ही नहीं था। मैं रिसीवर रखकर सविता की ओर भागा। वो होश में नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस वालों ने दरवाजे की घंटी बजाई। सविता को लेकर हम लगभग 11:30 बजे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर हमारा स्वागत किया। वो लोग सविता को अंदर ले गए। मैं बाहर बैठा रहा। जल्दी में मैं वो कागज भी अपने साथ लाना भूल गया जिसमें विकास ने फोन नंबर लिखा था। तब मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत झुंझलाहट हुई, क्योंकि अगर नंबर मेरे पास होता तो मैं विकास को फोन करके बुला लेता। अचानक मुझे याद आया कि अस्पताल के पड़ोस में ही विकास के एक दोस्त रहते हैं। क्यों ना उन्हें सविता की बीमारी के बारे में खबर कर दूं, ताकि अगर उन्हें पता हो कि विकास आज किसके यहाँ पार्टी में गया है तो वे विकास को बता सकें। पर वे तो शायद खुद भी नया साल मनाने कहीं बाहर गए होंगे। ये सोचकर मैं ठिठक गया। रात 1:30 बजे डॉक्टर भारी कदमों से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर मेरी ओर आया। मुझे शायद मालूम था कि वो मुझसे क्या कहने जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी रामकिशोर जी, सविता जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मरते समय वो बिल्कुल शांत थी। हमारे वार्ड में आने के कुछ मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया। और ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, आप यहाँ खामोश बैठकर क्या करेंगे?
अस्पताल की कार आपको आपके घर छोड़ आएगी। अब आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नर्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार तक ले गई। घर पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए थे। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शरीर में जैसी जान ही नहीं थी। अचानक मुझे विकास के दिए नंबर पर फ़ोन करने का ख्याल आया। मैं उठा और उसे फ़ोन मिलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। इतनी रात गए फ़ोन की घंटी सुनकर शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, सो उन्होंने बताया कि विकास उनकी पार्टी से आधा घंटा पहले ही निकल चुका था। मैंने सोचा अब तो विकास और रीना आने वाले ही होंगे। थोड़ी ही देर में विकास और रीना बच्चों के साथ घर आ गए। रीना बिना कुछ बोले शुभम को गोदी में लेकर ऊपर बेडरूम में चली गई और तान्या उसके पीछे थी। विकास के मुंह से आती शराब की बू कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई। वो अलमारी में अपना कोट रखकर ड्राइंग रूम में आया और बोला, पापा बहुत रात हो गई है, आप भी जाकर अब सो जाओ। मम्मी से ही कुछ सीख लो जो समय पर सो जाती हैं। और विकास मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही सीटी बजाता हुआ ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उसे मैं उसकी मां के निधन की सूचना भी नहीं दे पाया। पार्टी के जश्न के कारण या शराब के नशे में वो ये भी भूल गया था कि जब वो पार्टी में जा रहा था तब उसकी मां बीमार थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं सोचने लगा, काश मैं भी विकास की मां की तरह एक लंबी नींद में सो जाऊं और कभी ना उठूं। ये तो अच्छा था कि सविता को आखिरी दिन तक मेरा साथ मिला था, पर जाने से पहले उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं उसके बेटे बहू के साथ अपने जीवन के बाकी दिन आत्मसम्मान के साथ किस तरह से बिता सकूंगा।